हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। कहते हैं हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इस शेर को वास्तविक रूप में साकार किया है हमारी आज की यूपीपीएससी टॉपर प्रतीक्षा त्रिपाठी जी ने। प्रतीक्षा त्रिपाठी जी ने डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया है 2022 की परीक्षा में और इनका 20वां रैंक था। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रतीक्षा। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस सफलता के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है इस सफलता के बाद। आप दर्शकों को अपना परिचय देंगी? सर मेरा नाम प्रतीक्षा त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मैंने ग्रेजुएशन 2016 में बीएससी पीसीएम में किया हुआ है। उसके बाद मैंने मास्टर्स 2018 में किया कानपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद से सर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और 2020 में मेरा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ था 6 रैंक से। वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी सुंदरनगर में ट्रेनिंग कर रही हूँ और अभी मेरा 20वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। तो कैसा लग रहा है? घर में कैसा माहौल है? घर के आसपास का कैसा माहौल है? और सर घर में बहुत ही अच्छा माहौल है और सब बहुत ही खुश हैं और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। ये मेरे 3 से 4 साल की मेहनत का परिणाम है और परिवार में मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा एसडीएम पद पे चयन हुआ है तो काफ़ी सारे लोग की बधाई आ रही है। न्यूज़पेपर और अब जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो लोग भी बधाई दे रहे हैं और परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं। एज अ फीमेल एस्पिरेंट आप अपनी सफलता को किस तरह से देखती हैं? सर मैं सीतापुर के उस इलाके से आती हूँ जहाँ पे महिलाओं को इतना पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। तो सर उस जगह से आ करके और डिप्टी कलेक्टर जो यूपी की सबसे टॉप की पोस्ट है उस पर सेलेक्ट होना सर महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है और वो कहीं ना कहीं जो आने वाली जनरेशन है, खासकर महिलाएं, लड़कियां, उनको बहुत ही मोटिवेट करेगी कि वो भी अगर पढ़ें और आगे बढ़ें, उनको मौका दिया जाए तो वो नो डाउट बन सकती हैं। और सर ये पर्सनल भी मेरी ग्रोथ है जो कि मेरी संघर्ष रहा है, तो ये मेरा भी पर्सनल ग्रोथ है, उसमें भी मैं इसको कंट्रीब्यूट करती हूँ। ये सिविल सर्विस में आने की चाह आपको हुई कैसे? सर सिविल सर्विस में ऐसा कोई मेरा चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था। मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन के दौरान एक सीनियर थे मेरे, वो सेलेक्ट हुए थे एसडीएम के पद पे। तो यूपी दर्शन के दौरान वो हमारे कॉलेज में आए थे, तो कॉलेज के एलुमनी थे, तो उनका काफ़ी सम्मान हुआ था। तो उस वहाँ से मुझे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट है, इसके लिए मुझे पढ़ना चाहिए। हालांकि वो एक्चुअल जब पढ़ने का स्टार्ट हुआ वो 3 साल के बाद हुआ और गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैम आई थी एक, जो सिटी मजिस्ट्रेट थी उस टाइम हमारे सीतापुर की। वहाँ से भी सर मुझे प्रेरणा मिली और फिर जैसे जैसे इसमें इस यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज के समंदर में घुसते गए वैसे वैसे इसके प्रति इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया। और उसके बाद आपने अच्छी खासी तैयारी की और सफलता हासिल की। तो इस पूरी सफलता में आप श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे भगवान का है, जिन ईश्वर ने हर कदम पर परीक्षा ली और दूसरे कदम पे मेरा साथ दिया। और मेरे माता पिता का है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और कभी हिम्मत नहीं हारने दी। और सर मेरे मित्र हैं मधुसूदन गुप्ता जी, वो 2020 बैच के डिप्टी कलेक्टर हैं। सर उनके माध्यम से भी मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला, जिससे मेरी ये रैंक आई है। कैसा रहा आपका पूरा का पूरा सफ़र? सर पूरा का पूरा सफ़र बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी प्री में नहीं हुआ, कभी मेंस में नहीं हुआ, कभी इंटरव्यू में नहीं हुआ और कभी इंटरव्यू में होने के बाद भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। पर सर मैं हिम्मत नहीं हारी और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है और चौथे अटैम्प्ट में मैंने पहली बार यूपीपीसीएस में 20 रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर और ये जो चक्र भी होता है प्री मेंस इंटरव्यू, इससे निकल गए हम। तो आपकी चाह डिप्टी कलेक्टर बनने की थी सिविल सर्विस को लेकर के, या अभी आगे और भी कुछ प्लान्स हैं आपके? सर मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई थी आईएएस बनने से, यूपीएससी से, पर बीइंग अ जनरल कैंडिडेट लिमिटेड अटैम्प्ट्स होते हैं, तो सर मैंने स्टेट सर्विसेज के लिए भी ट्राई किया और इसमें ये स्टेट सर्विसेज के प्री मेंस इंटरव्यू के चक्रव्यूह से मैं बाहर निकल गई हूँ। अब मेरा पूरा ध्यान यूपीएससी क्रैक करने पर है। तो मतलब आपकी तैयारी अभी जारी रहेगी? यस सर। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में यह शंका रहती है कि वह आखिर किस तरह से तैयारी करें, और तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई टॉपर उन्हें सही सलाह दे, जो उस रास्ते से गुजर चुका है, अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है।
तो उसी क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतीक्षा जी ने कैसे अपनी तैयारी की और उस तैयारी में क्या उनकी रणनीति रही और रणनीति बनाने के लिए हम किन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो कुछ सवाल हैं विद्यार्थियों के और हमारी तरफ से भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब विद्यार्थियों को जानने की जरूरत है। तो वे सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उम्मीद है कि आप उनके सवालों का जवाब उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। ओके सर। सबसे पहला सवाल है कि प्रीलिम्स की तैयारी जैसे किसी को करनी है, एक तरह से देखा जाए कि ओवरऑल मतलब कि जो प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू, इस पूरी तैयारी के लिए कोई अगर मन बनाना चाहता है तो ये क्या सोच के चले कि कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? सर तैयारी शुरू करने का बेस्ट टाइम होता है जब आप ग्रेजुएशन में होते हो। आपके पास 3 साल होते हैं और उसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो कि आपको ऑप्शनल में क्या सब्जेक्ट्स रखना चाहिए। उसके 3 साल के दौरान आप फाउंडेशन आपका बिल्डअप हो जाता है और जैसे ही एज क्रॉस करते हैं 21 साल का बैरियर, उसके बाद आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो वो 3 साल का बेस्ट पीरियड होता है। और अगर किसी ने जैसे नहीं स्टार्ट किया है तो ऐसा नहीं कि उसका नहीं हो सकता। जैसे मैंने खुद अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना शुरू किया, तो आप जहाँ से भी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। बट बेस्ट टाइम रहता है कि आप ग्रेजुएशन के टाइम डिसाइड कर लें कि आपको किस फील्ड में जाना है और अगर इधर जाना है तो उसी हिसाब से आप अपने ऑप्शनल या फिर न्यूज़पेपर की रीडिंग और फाउंडेशनल बुक की रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद इस समय पे तैयारी नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे तैयारी करने की और शायद अभी शुरू नहीं किए होंगे, कॉलेज भी खत्म हो गया होगा और अभी भी डाउट में होंगे कि हमें करना क्या है। और शायद इसी दौरान उनका मन पड़ गया कि अब वो तैयारी करना चाहते हैं और काफी समय हो चुका है लेकिन अटेम्प्ट है उनके पास, कुछ उम्र बची हुई है। तो क्या उस दौरान भी कि थोड़ा समय बीत चुका है, एक बीच का समय है, तो उस दौरान भी तैयारी की जा सकती है, शुरू किया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं बहुत लेट हो गया है? सर बिल्कुल शुरू की जा सकती तैयारी है। और कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर किसी को लेट समझ में आता है, इंडिया का एजुकेशन ऐसा सिस्टम है कि हमें कॉलेज के बाद पता ही नहीं होता है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। तो अगर किसी रियलाइजेशन किसी को आफ्टर 12th हो जाता है तो वहाँ से कर सकता है, अगर आफ्टर ग्रेजुएशन होता है वहाँ से कर सकता है, आफ्टर पीजी या आफ्टर डबल पीजी। कुछ लोग तो सर जॉब करके भी आते हैं बाद में। तो जब भी जिस पॉइंट ऑफ टाइम से आपको रियलाइजेशन होता है कि आपको यही करना है और इसी फील्ड में जाना है, बस जी जान से लग जाइए। 1.5 से 2 साल की मेहनत है और आप फिर 1 साल की साइकिल चलती है, एग्ज़ाम प्रक्रिया, और फिर आप डेफिनेटली उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कि कभी भी रियलाइजेशन आपको जब भी हो जाए, आपके पास अगर अटेम्प्ट और समय है तो आप तैयारी में लग जाइए। यस सर। लेकिन अगर एक आदर्श स्थिति यही है कि कॉलेज टाइम से आप शुरू कर दें तो बेहतर है। यस सर। एक बात आती है इसमें कि जैसे मान लीजिए किसी ने मन बना लिया, अब वह शुरू करना चाहता है तैयारी और उसे कुछ भी नहीं मालूम है। यस सर। और शुरुआत अब वह 0 से करेगा, तो उस दौरान उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एकदम शुरुआत में? सर किसी भी, जैसे अगर हमें बैटल को जीतना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लड़ किससे रहे हैं, वहाँ का एरिया कैसा है। तो सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है सिविल सर्विसेज में। आप अगर देने जाते हो तो सबसे पहले उसका पहला काम किसी भी अभ्यर्थी का होना चाहिए, बिगिनर का, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करिए, देखिए कि क्या पैटर्न है, क्या प्री में आता है, क्या मेंस में आता है, क्या इंटरव्यू, और बोर्ड आपसे क्या चाहता है, आयोग आपसे क्या चाह रहा है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस का कमीशन आपसे क्या चाह रहा है। दूसरा नंबर है, जो हथियार हमारे पास है वो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो एज अ गाइड यूज़ करते हैं। वो खुद बताता है कि हम प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछते आए हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछेंगे। तो जो बेसिक बिगिनर है वो ऐसे शुरू कर सकता है। और तीसरे नंबर पर सर, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल सबके पास है। आप किसी भी कोचिंग या आप सिंपल डालिए कि हाउ टू स्टडी या रीड अबाउट स्ट्रैटेजी अबाउट यूपीपीसीएस, बहुत सारी इंस्टीट्यूट आती हैं, जो भी आपको समझ में आ रही है आप उसको देख के फॉलो कर सकते हैं। या इस तरह से जैसे आप कभी मैं साक्षात्कार ले रहा हूँ, कुछ टॉपर्स के साक्षात्कार भी ले सकते हैं शुरुआत के लिए। सर मैंने भी कई साक्षात्कार देख करके जब अपनी शुरुआत की थी, जब मुझे भी कुछ नहीं मालूम था, तो सर मैंने भी साक्षात्कार से देखा टॉपर्स क्या कहते थे, कोचिंग्स क्या कहती थी, इस तरह के 1-to-1 टॉक से सर मैंने भी सीखा है। आगे आने वाले अभ्यर्थी भी इससे नो डाउट सीख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि किसी टॉपर्स ने अपनी बात बताई कि उसने इस तरह से तैयारी की है, तो तैयारी का हूबहू फंडा अपना लेना चाहिए या उसमें भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें मोल्ड करके, मॉडिफाई करके, अपने तरीके से एक अपनी रणनीति भी साथ में सोच के चलनी चाहिए कि रणनीति लगभग एक जैसी है लेकिन अपने हिसाब से उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव रहें या लगभग वही रहे? सर बिल्कुल सर, हर किसी का, जैसे कहते हैं ना, हर एक दवा सब पे सूट नहीं कर सकती, बॉडी वाइज सबका डिफरेंस होता है। सेम चीज़ अप्लाई होती है, स्ट्रैटेजी सबकी
पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है। अब अगर टॉपर ने कहा कि वो नाइट आउल था, तो फिर आप दिन में फिर आप इसी चीज़ में फ्रस्ट्रेट रहोगे कि हम रात में ही पढ़ नहीं पाते, हम टॉपर ही नहीं बन पाएंगे। तो हर एक बेसिक सेट ऑफ पैटर्न है कि आपको कुछ बुक्स पढ़नी है और कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए अलग अलग। लेकिन क्या आप पे सूट करता है कि आपको नहीं सूट करता, वो आप बेस्ट हो डिसाइड करने के लिए, क्योंकि आपको ही 2-3 साल इसमें गुजारने हैं। टॉपर कह के 20 मिनट 25 मिनट चला जाएगा, लेकिन पूरी थ्रू आउट द जर्नी टिल यू अचीव द गोल आपको ही करना है। तो क्या आपके लिए बेस्ट सूट करता है, वो आपको अपने आप से मॉडिफाई करके ही अप्लाई करना चाहिए। जैसे शायद कुछ छात्रों में इसी वजह से एक संशय रहता है पढ़ाई के घंटों को लेकर के। यस सर। क्योंकि हर टॉपर अपना एक अलग व्यू बताता है, किसी ने 4 घंटे, किसी ने 6 घंटे, किसी ने 12 घंटे, किसी ने 16 घंटे की पढ़ाई की है। लेकिन आपकी नज़र में, आपकी तैयारी में, आपके अनुभव में आपको क्या लगता है कि तैयारी कितना समय मांगती है? लगभग वर्ष के हिसाब से कितना समय मांगती है, और साथ में दिन में घंटे के हिसाब से कितना समय मांगती है ये तैयारी? सर अगर वर्ष के हिसाब से कहें तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि 1 से 1.5 साल की प्रिपरेशन आपकी पहले होनी चाहिए बिफोर गिविंग प्रीलिम्स, और फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का खुद से एक साइकिल 1 साल की है। तो ओवरऑल मिला के चलें तो 2 से 2.5 साल इनफ होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर 2 से 2.5 साल किसी ने पढ़ाई की और उसका नहीं हो पाया है तो उसे गिव अप कर देना चाहिए, नहीं, क्योंकि 2.5 साल उसने इन्वेस्ट किया है उस टाइम को। हो सकता है एक बार और तैयारी कर ले, कुछ कमियां रहेंगी उसको सुधार के कर सकता है। और अगर आपने सर बात कही घंटों की, तो सर मेरे हिसाब से क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। जब आपके पास 24 घंटे होते हैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तो आप बहुत ही कैजुअली पढ़ते हैं, और अगर आपके पास 2 ही घंटे हैं उसी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए तो आप सारी शिद्दत से पढ़ते हैं। और इस साल का सर मेरा जो अटैम्प्ट रहा है सर, मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगी सर, एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान सर सुबह 5 बजे से लेकर योगा क्लासेस, पीटी क्लासेस, ड्रिल, फिर क्लास लेक्चर्स, उसके बाद फील्ड एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, ये सब होके हम 8 बजे फ्री होते हैं। नाइट रोल कॉल, मॉर्निंग रोल कॉल, पूरा दिन शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे सैटरडे यही रहता है। उसके बाद भी मैंने सारी प्रिपरेशन वहीं से की है। 4 से 5 घंटे पढ़ा, लेकिन बहुत मैंने इंश्योर किया, मैं चाहे संडे हो या सैटरडे, चाहे जितना भी एग्ज़ाम चल रहे हैं एकेडमी में, कोई भी चीज़, बट मैं कॉन्टीन्यूटी अपनी ना तोड़ूं। तो मैंने 3 से 4 घंटे ही पढ़े हैं, लेकिन मैं कॉन्टीन्यूटी मैंने कभी नहीं तोड़ा, चाहे एकेडमी एग्ज़ाम्स हो या बाहर हमें किसी फॉरेस्ट एक्सकर्शन पे ले जाते थे, फिर भी हम पढ़ते रहते थे कि कॉन्टीन्यूटी नहीं तोड़ना है। कुछ सेट है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर ये स्टैटिक पोर्शन कवर करना है, इतनी आंसर राइटिंग करनी है, मैंने इंश्योर किया। और उसमें मैंने फुली अपने को इंडल्ज करके किया कि 3-4 ही घंटे हैं हमारे पास, इससे अलावा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो उसका सर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रही, और उसका नतीजा है कि मेरा एक ही बार में 20 रैंक मिली है। अभी इस डिप्टी कलेक्टर के पहले आप जिस पोस्ट पे रही हैं, अभी वर्तमान में अभी आप हैं, यस सर, तो उसकी बात करें थोड़ी सी कि वह पोस्ट आपको इसी तैयारी के दौरान हासिल हुई, तो उस पोस्ट का थोड़ा परिचय दे दीजिए, और उसमें क्या आपके लिए चैलेंजेस रहे और उसके दौरान कैसे आपने तैयारी में अपने आप को मैनेज किया, उसके बारे में थोड़ा एक शॉर्ट परिचय। सर मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ था 2020 में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पोस्ट पर। सर ये जैसे यूपीएससी निकालती है आईएएस एंड आईएफएस का, तो इसमें प्री कंबाइंड रहता है। वैसे सेम यूपी में भी है कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहता है वो कंबाइंड रहता है। कट ऑफ ज़्यादा जाती है फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए, फॉरेस्ट का प्री क्लियर करने के लिए। जो भी बच्चे फॉरेस्ट का प्री क्लियर करते हैं उनको मेंस देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपके पास इफ़ साइंस बैकग्राउंड है। उसमें 2 ऑप्शनल होते हैं, और जीएस के सब पेपर्स होते हैं, एसे होता है सेम पैटर्न, उसका अलग से रिजल्ट आता है। मेंस क्लियर करते हो फिर अलग से इंटरव्यू होता है। तो ये कह सकते हैं प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसी प्रोसेस के दौरान हुआ था। और उसका चैलेंजेस ये रहा सर, ये 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग यूपी में नहीं होती है, आउट ऑफ यूपी है, क्योंकि यूपी में एकेडमी नहीं है। बाहर का चैलेंजेस पहला कि होम सिकनेस का इशू, कि आपको बाहर रह करके अलग इन्वायरमेंट में, वो भी फॉरेस्ट वाले काम करना होगा। दूसरा ये कि सर ट्रेनिंग टाइम टफ टाइम रहता है, उसमें ट्रेनिंग के सारे फिर से आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं, फील्ड पे जाते हैं। चूँकि फॉरेस्ट की जॉब है तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल जॉब है। इसमें कभी पेड़ों का निरीक्षण करने जाना, फॉरेस्ट फायर के लिए जाना है, या फिर कभी लेपर्ड अटैक हुआ या कुछ भी हुआ, इस सब के लिए जाना। ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई? सर जैसे हम लोग को ले जाया जाता था कि किसी फॉरेस्ट, नियर बाई फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर है,
तो आप सब चलिए कैसे उसका सोल्यूशन करेंगे, बिकॉज जानना बहुत जरूरी है। ये सारे चैलेंजेस रहते थे। तो फिज़िकली बहुत ही टायर्ड जॉब है, और उसके बाद शाम तक आप आते आते एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट अगर आप मेहनत करते हैं और आपके अंदर वो है कि आपको करना है, तो आप एनी हाउ 3 से 4 घंटे निकालेंगे ही निकालेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, अभी मैम ने बताया कि आप चाहे कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपके पास समय तो है ही, लेकिन आप जॉब कर भी रहे हैं तो भी आपके पास इतना समय है कि आप 4 घंटे कम से कम निकाल सकते हैं, और उतना सफिशिएंट होगा अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो। अब सवाल शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स से। yes, कि आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किस तरह से की, yes, और उन तैयारियों को करने में आपने किन बातों का ध्यान रखा? सर, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 15 साल के मेरे पास रखे हुए थे, उनको मैंने निकाला, और जो फिल इन द ब्लैंक्स की शीट आती है मैंने हर एक पेपर के पीछे अटैच कर दी। और उसके बाद मैंने उसका सिलेबस पहले ही डाउनलोड था, उसको मैंने हार्ड कॉपी में रखा और चिपका लिया टेबल पे कि मुझे इतना ही पढ़ना है। फिर मैंने एक छोटा सा स्टिकी नोट लेकर उस पर मैंने लिखा कि पॉलिटी के लिए मुझे क्या पढ़ना है, मैंने लक्ष्मीकांत रखा। हर एक सब्जेक्ट के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना है कर लिया। फिर 15 साल के मैंने टेस्ट पेपर बिना किसी एफर्ट के मैंने सॉल्व किए कि कितना मेरा मार्क्स बन रहा है। फिर मैं देखा कि जैसे मेरे मार्क्स अगर 110 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, मतलब कट ऑफ के 10 ऊपर या 10 नीचे, ऐसे करके, मतलब इनफ नॉलेज है मेरे पास। अब क्या कमी है? कमी करंट अफेयर की रह गई मेरी। तो सर मैंने करंट अफेयर के लिए मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं, कोई भी मैंने एक मैगज़ीन पकड़ी, इंश्योर किया कि पिछले 10 से 12 महीने की मैगज़ीन वही मैं लूँ, क्योंकि हर एक कोचिंग का एक सेट पैटर्न होता है, हमने वही ली। उसी को मैंने सर बार बार रिवाइज़ किया, छोटे छोटे माइंड मैप बना करके मैंने रिवाइज़ किया। और जैसे दृष्टि IAS का है तो दृष्टि PCS करके भी चैनल है सर, उसमें छोटे छोटे टू द पॉइंट या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ है, उसको मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल थोड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी टाइप से मैंने किया कि मिनिमम टाइम में मैं कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल लूँ। बस उतना ही पढ़ा जितना सफिशिएंट था, लेकिन उसको मैंने कई बार पढ़ा है। इस पूरी तैयारी में एक चीज़ देखी गई है कि कट ऑफ का ध्यान रख के हर कोई प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करता है। तो कट ऑफ का जब कोई ध्यान रखता है तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आता है कि इतने सारे सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दें, किस सब्जेक्ट को पढ़ लेने से हम कट ऑफ को पार कर सकेंगे। तो ऐसा कुछ खास ध्यान रखना है किसी खास विषय पर? सर बिल्कुल रखा, ये बहुत ज़रूरी है। आप जब स्ट्रैटेजिकली खेलते हो ना किसी भी बैटल ग्राउंड में, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि कितना, मतलब आपको किस पे ज़्यादा थ्रस्ट देना है। जैसे अगर हम UP PCS की बात करें, पॉलिटी से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और उसमें पॉलिटी के अंदर भी मैंने सर कुछ कुछ टॉपिक सेग्रीगेट किए थे। जैसे प्रियम्बल से क्वेश्चन जरूर आएगा, फंडामेंटल राइट से आएगा, फंडामेंटल ड्यूटी से आएगा, DPSP से आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आएगा, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, कोर एरिया हैं, इनसे क्वेश्चन, पंचायती राज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैंने पॉलिटी रखा सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, साइंस में भी बायोलॉजी बहुत पूछता है UP PCS क्वेश्चन। सर मैंने ऐसे पहले सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज किया, प्रायोरिटी बना ली, उसके सब्जेक्ट के अंदर भी फिर मैंने प्रायोरिटी बनाई कि उस सब्जेक्ट से भी किस टॉपिक से आ रहा है। तो ऐसे करके सर मैंने बहुत ही मतलब अपने लिए कर लिया था कि मुझे इतना ही पढ़ना है। मुझे नहीं लगता सर मैंने अपने एकेडमी में रहकर मैंने लक्ष्मीकांत रिवाइज़ कर पाई होगी, टाइम नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इन 4-5 चीज़ों को मैंने कर लिया बहुत अच्छे तरीके से कि एटलीस्ट इससे आता है तो नहीं फंसूँ, और उससे क्वेश्चन आए भी और सॉल्व भी हुए मेरे। करंट अफेयर को लेकर जैसे आपने बताया कि मैगजीन एक अच्छा सोर्स है, उसके बाद आपने दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल का नाम लिया, और उसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। यस सर। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कितने हेल्पफुल रहते हैं करंट अफेयर की तैयारी के लिए, और कब से ये करंट अफेयर की तैयारी कर देनी चाहिए? कोई खास तरीका है, खास समय है, या शुरू से ही? सर UP PCS में ट्रेंड रहा है कि वो 1 साल का इतना ज़्यादा नहीं पूछता, ज़्यादातर फोकस 6 महीने के करंट पे रहता है। तो उसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पेपर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज़ किया था, कितना पढ़ना बस उतना ही पढ़ेंगे। तो मैंने 6 महीने का ही उठाया था। और जैसे डेली अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दृष्टि का जैसे है तो पिछले भी वीडियोस पढ़े रहते हैं एक अलग प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट चलाई, उसको मैंने वॉच लेटर में डाल दिया और लगा लिया। हमारे टूर होते हैं एकेडमी में, तो टूर है, ईयरफोन लगा लिया और चुपचाप सुन रहे हैं जब तक हम ट्रैवल कर रहे हैं। जब काम करना है तो काम करेंगे, जब ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्री टाइम में सुन लिया। इस तरह से सर आजकल इतना स्मार्ट स्ट्रेटजी के बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, और अगर आप प्लान करके करते हो तो मतलब आपको अब न्यूज़पेपर से ढूंढना नहीं है कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
हर चीज़ मतलब आपको अवेलेबल है मार्केट में, जस्ट लाइक स्पून फीडिंग। लेकिन बस आपको इंश्योर करना है कि वो कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और अगर आप उतना कर लेते हो तो मतलब कोई रोक नहीं सकता आपका प्रीलिम्स। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी टॉपर मिले हैं सब ने यही बात बताई है कि जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं न्यूज़पेपर में, हमें क्या मेहनत करनी क्या नहीं मेहनत करनी, वो सब पहले से करके रखते हैं, तो थोड़ी सी आसान हो जाता है हमारे लिए। तो इस पूरे क्रम में सोर्सेज आपका क्या रहा? करंट अफेयर के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट थे उसका सोर्स क्या रहा, और उसके लिए क्या आपने कोई नोट्स वगैरह बनाया था? अगर बनाया था तो कैसे बनाया था? सर मेरे सोर्सेज रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज रहे हैं। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ाई की है, और बायोलॉजी जो क्वेश्चन आता है इसका साइंस में, सर वो एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई की है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 10th एंड 12th की 4 बुक्स आती हैं, वो मस्ट हैं, पढ़नी चाहिए सबको। बाकी मैप से आप ज्योग्राफी तैयार कर सकते हो। इन्वायरमेंट के लिए मार्केट में कई सारी कोचिंग मटेरियल के नोट्स अवेलेबल हैं, आप किसी का भी एक उठा करके पढ़ सकते हैं। इकनॉमी में भी सेम है, कोई बहुत स्टैटिक चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं नोट्स, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और जैसे आईआर या फिर कुछ करंट के क्वेश्चंस आते हैं, सर वो करंट अफेयर की अगर आप थॉरली 7 से 8 महीने की भी कर ले रहे हैं तो उससे चीज़ें कवर हो जाती हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने सारे सब्जेक्ट के लिए बताया किस तरह से हमें सोर्सेज का इस्तेमाल करना है, कहाँ से सोर्स लेने हैं, साथ में ये भी बताया कि हमें सब्जेक्ट को देखना होगा और उस सब्जेक्ट में से किस खंड से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उस बात का ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी होगी। अब इस पूरी पढ़ाई में एक और सवाल आता है नोट्स का। नोट्स कैसे बनाने हैं, अगर बनाने हैं तो किस तरह से बनाने हैं, और नहीं बनाने हैं तो क्यों नहीं बनाने हैं? सर नोट्स तो बिल्कुल ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक दिन में पूरी बुक रिवाइज कर पाना बहुत मुश्किल है, और सिर्फ एक बुक से क्वेश्चन आ जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, तो आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस वे में आप इजी फील करते हो। कुछ लोग हैं उनको अपने हैंड रिटन नोट्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोग हैं वो सॉफ्ट कॉपी में बना के रख लेते हैं आईपैड पे, कुछ लोग हैं जिनको मार्केट में अवेलेबल नोट्स है उन्हीं को कलर करके पढ़ लेते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप क्या आप प्रेफर करते हो उस तरह के आप नोट्स, बट नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात और कहूँगी कि सर नोट जो आप बनाएं वो बुक ही ना हो जाए, ऐसा ध्यान रखें। शॉर्ट नोट्स बनाएं, माइंड मैप बनाएं, छोटा छोटा लिखें। और जैसे मैंने सर पहले जब एकेडमी के पहले जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, क्योंकि मुझे लिख लिख के पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है। बट एकेडमी में गए तो टाइम नहीं था कि इतने सारे नोट्स लेके भी जाएं, और ट्रैवल हैंडी नहीं थे, तो फिर मैंने आईपैड पर नोट्स बनाए, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प, माइंड मैप टाइप से, और उतना ही बनाया जो मुझे नहीं आ रहा था। जैसे अगर मुझे प्रियम्बल का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको अगेन लिख करके उसको नोट रख करके हैवी करने की कोशिश नहीं करती थी। जो मुझे नहीं आ रहा है मुझे लगा कि मुझे फ्यूचर में भूल जाएंगे। और नोट्स मेकिंग का एक और सर मैं इसमें इम्पॉर्टेंट ऐड करना चाहूँगी, आपने किसी एक सब्जेक्ट से नोट बना लिया, कल करंट अफेयर में कोई और क्वेश्चन आया, कोई ऐसा लग रहा है कि नया टॉपिक है, आपने उसको तुरंत ऐड ऑन कर लीजिए। तो आप नोट बनाते टाइम एक एक्स्ट्रा स्पेस या फिर कुछ ऐसा रखें कि कभी भी एडिशन कर सकें, क्योंकि एक साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आपके नोट्स एकदम डायनेमिक होने चाहिए, जो अप टू डेट रहें। ऐसा ना हो कि एक स्टैटिक है कि स्थिर जल की तरह कि वो एक साल के बाद काम नहीं आ रहा है। तो नोट्स ऐसे बनाएं आप। कोई ऐसा करंट न्यूज़ है जो कि अपडेट हो गया है तो उसको हम वहीं पे अपडेट कर लें, तो उसके लिए इनफ या तो हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप वहाँ इनफ स्पेस रखें। और इसलिए सर मैं सॉफ्ट नोट को ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ आजकल, क्योंकि उसमें इंसर्ट करना बहुत आसान रहता है। आप स्पेस इंसर्ट कर, आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो, कोई भी अगर आर्टिकल या फिर कोई अमेंडमेंट रिवाइज हुआ है तो आप अमेंड कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो आज सॉफ्ट नोट्स तो बहुत ही अच्छे हो गए हैं आजकल। एक चीज़ आपने बताई थी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इन दोनों की तैयारी साथ साथ ही कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब प्रारंभिक परीक्षा की तिथि नजदीक आने लगती है, जैसे अभी आ रही है। तो वो कौन सा एक समय है जब हम मुख्य परीक्षा की तैयारी से ध्यान हटा के सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की तरफ रखें? कब से ऐसा कर देना चाहिए? सर आई थिंक बिफोर 60 days ऑफ द फाइनल डेट। अगर 14 मई को एग्ज़ाम है तो 14 मार्च तक आप मेंस और प्रीलिम्स कंबाइंड पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, आप प्रीलिम्स क्लियर के बिना आप मेंस चाहे जितने महारथी हों लिख नहीं पाएंगे, और प्रीलिम्स इतना डाइसी हो गया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप 2 महीने फुल फ्लेज तरीके से कर सकते हैं। और मेरी सजेशन सर है कि उसमें 2 महीने में आप क्या करें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप 15 साल के रखे हैं उन्हीं को लगाएं, और
उन्हीं को बार बार लगाएं। एक बार हो गया, 2 बार, फिर आप अपने आप माइंड में सोचें कि आपको ये भूल तो नहीं रहे कहीं, इस टॉपिक से भूल तो नहीं रहे हैं, ये सब करें। दूसरा है कि मॉक टेस्ट जरूर करें। मार्केट में बहुत सारी कोचिंग के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप 1, 2, 3 जितने आपकी क्षमता अनुसार आप उसको ले सकते हैं और टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट से क्या रहता है कि आपकी कितनी सिली मिस्टेक्स हैं वो दूर हो जाती हैं। और तीसरे नंबर पे मैं कहूँगी रिवाइज एंड रिवाइज, जितना कर सके उतना कम है। लास्ट तक आपको अगर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है तो आप रिवाइज करते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें, सोते जागते हर समय आंख बंद करके आप माइंड में आप सोचें कि प्रेम्बल से क्या क्या क्वेश्चन रह गए, क्या क्या मुझे आता है, क्या भूल गए। ऐसे जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं ना, तो आपको फिर से नोट्स खोल के नहीं पढ़ना है। आप आंख बंद किए और आपने सोचा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, फिर आप सोचते हैं कि मैंने इतना प्रेम्बल पढ़ लिया और फिर भी मेरे से 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो उस तरह से आप एक्टिव लर्निंग कर सकते हैं काइंड ऑफ। ये कम टाइम में आप ज़्यादा सीख सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मतलब इस बात को क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी ने बहुत सारी तैयारी की है, कई साल तैयारी की है, और किसी ने 1 साल भी तैयारी नहीं की है, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले वो मॉक और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर लेता है, तो शायद उसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सर बिल्कुल चांसेस नहीं सर, उसका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, मॉक को बड़े सीधे तरीके से किया है और रिवाइज किया है, एम्पल नंबर, ये नहीं कि 10 टाइप के मटेरियल आप उठा लाए एक सब्जेक्ट के और फिर सोच रहे हैं चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी, ऐसा नहीं होगा। आप किसी पे भी ट्रस्ट करें, आंख बंद करके। अब आपका विल है कि आप किस पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, ट्रस्ट करिए किसी पे भी और उसके ही लाइए और कई बार करिए, कई बार। मतलब कोई टाइम नहीं है, जितनी बार आप 10, 15, 16 जितना टाइम है आप रिवाइज करते रहिए, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स के बाद अब बात करते हैं मेंस की। मेंस पे अगर बात करें तो यह कब से तैयार कर देना चाहिए? जैसे आपने बताया कि प्रीलिम्स के साथ ही कर देना चाहिए, तो आपने किस तरह से मेंस की तैयारी की उसके बारे में बताएंगे? सर मैंने पहले भी मेंस दे रखे थे, एकेडमी जाने के पहले भी, तो एक बेसिक मेरा बना हुआ था स्ट्रॉन्ग पहले से। मेरा मेंस क्लियर भी हुआ था पहले, तो मुझे पता था कि आंसर राइटिंग मतलब मेरा ठीक था, कुछ नंबर से मेरा फाइनल में रह जा रहा था। तो मुझे पता था कि कुछ एरियाज़ हैं जिनमें मुझे काम करना है, बट हाँ एक होता है ना कि स्टैंडर्ड लेवल का, वो मेरा मेंटेन था। अब मैंने कैसे किया सर, तो मॉक मैंने बहुत सारे लिखे। मैंने लगभग एकेडमी में रहते रहते, जिसमें मुझे 4 से 5 घंटे मिल पा रहे थे, उसमें भी मैंने अब 20 क्वेश्चन कर पाना एक साथ बैठ के 3 घंटा मिलना मुश्किल था। फिर मैंने फिर ऐसे किया कि 7 क्वेश्चन 1 घंटा में बैठ के लिख सकते हैं, नहीं 7 तो 3 लिख लें, 5 लिख लें, बट डेली लिखते थे। मैंने एक कॉपी बना रखी थी, उसमें लिखते थे। तो इस हिसाब से रेगुलर बेसिस पे मैंने 6 या 7 क्वेश्चन लिखे, संडे को छोड़ के। मैंने 77 टेस्ट कुल किए हैं और उसका नतीजा है कि मुझे इस बार जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए मिले होंगे। तो आपके लिहाज से कि मेंस की तैयारी में सबसे बहुत ही निर्णायक भूमिका है उत्तर लेखन प्रैक्टिस की। सर मेंस का मतलब ही है कि आप कितना ज़्यादा लिख सकते हैं मॉक्स। तो आपकी नज़र में सबसे अच्छा उत्तर जब कोई लिख रहा है अपनी नज़र में, यस सर, तो उसमें किन बातों का वह ध्यान रखे? सर पहला तो मैंने फाइनल अपने पेपर में भी यही किया था। सबसे पहले मैं गोला कर लेती थी कि क्या पूछा क्या है, उदाहरण करना है, कमेंट करना है, हर एक चीज़ का अलग है। और दृष्टि के चैनल पर सर विकास देवी कीर्ति ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर एक कीवर्ड के लिए आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल के साथ, जस्टिफाई, कमेंट, इस टाइप के। तो मैं गोला पहले कर लेती थी कि आखिर एग्जामिनर पूछना क्या है, बस उतना ही लिखते थे जितना एग्जामिनर पूछ रहा है। उसके अलावा अपने भावावेश में बह करके इधर उधर का लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल टू द पॉइंट लिखें। और हाँ, तीसरी चीज़ का ध्यान रखें कि कितने आपसे उसने पूछा है कितने वर्ड्स में लिखना है, 120, 100, 150, जितने भी लिखना है बस उतना ही लिखिए, इधर उधर मत लिखिए। और छोटा सा इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी में मस्ट है कि इंट्रो कुछ ऐसा लिखें थोड़ा कैची सा, जैसे संविधान की मूल आत्मा है आर्टिकल 32 डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा, तो कभी भी रिट पे आता तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन में इसी में आए तो आप लिख सकते हैं कि विदाउट रिट फंडामेंटल राइट जो हैं वो यूजलेस हो जाते हैं, ऐसे। और बॉडी में आप लिख सकते हैं बहुत ही, मैंने पैराग्राफ में पॉइंट वाइज लिखा था, इससे थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। नॉलेज सबके पास होती है, प्रेजेंटेबल हो, साफ साफ लिखें। थोड़ा 1-2 पेन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। आपकी राइटिंग किसी की नहीं भी अच्छी है तो कोई डरने की बात नहीं, बस थोड़ा लेजिबल लिखें, ऐसा काटिंग पिटा ना करें। तो उसको क्लियर लिखें। और पॉइंट्स में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5-6 पॉइंट लिखें, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है 10 से 12 पॉइंट।
बहुत ज़्यादा मत लिखो वरना टाइम अलाउ नहीं करता। सारे क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तब भी? सर ऐसा नहीं है, जब आपने अगर 1.5 साल की प्रिपरेशन की है तो ये थोड़ा एनालिटिकल बेस होता है मीन्स, तो आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, ऐसा फैक्चुअल नहीं होगा जस्ट लाइक प्रीलिम्स, तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। तो अगर आपके पास टाइम अलाउ है, और मुझे तो लगता है सर अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर नहीं भी आता है तो अगर उस टाइम एग्जामिनर फ्लो में चेक कर रहा होगा तो आधा नंबर 1 नंबर अगर दे भी देगा तो हो सकता है उससे आपकी इन एंड आउट हो जाए, ये रैंक सुधर जाए। कुछ लोग कहते हैं कि मेंस में उत्तर लिखते हुए जो समय होता है वो कम पड़ने लगता है, तो ऐसा है और इसके लिए फिर क्या करना चाहिए कि हो सके? सर बिल्कुल, समय ऐसा तो लगता है कि भागने लगता है और वो 3 घंटे पता ही नहीं चलते हैं कब चले गए। इसके लिए सर बेस्ट है कि आप मॉक्स करें, मॉक्स से आपको पता चल जाएगा। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है या 15 नंबर, उसके लिए टाइम डिवाइड कर लें। जैसे मैंने किया था कि जो छोटे क्वेश्चन हैं उनमें 6 से 7 मिनट बस। इवन मैंने जब अपने रूम में लिख के भी दिया तो 6 से 7 के बाद कॉपी बंद। अब देखो कि तुमने कितना लिखा है, कितना आता है तुम्हें। अब तुमने पढ़ लिया 2-4 बुक्स और उसको रिप्रोड्यूस तुम नहीं कर पाए उसमें लाइक 7 मिनट में, तो वेस्ट है। और 15 नंबर में ऐसे ही 10 से 11 इसी तरह ऑप्शनल में भी डिवाइड करिए और पहले से टाइम डिसाइड करके रखिए, उसी टाइम फिक्स में आप मॉक्स लिखिए। आप मेंस के अंदर आप गारंटी देते हैं सर, वो आपके पास टाइम 2-3 मिनट बच जाएगा, आप हाईलाइट कर सकेंगे कुछ चीज़ें और प्रेजेंटेबल बना सकेंगे। मतलब यहाँ भी कुछ वैसा ही मामला हो गया कि आपकी तैयारी कहीं ज़्यादा अच्छी हो लेकिन कम तैयारी वाला भी एक बार के लिए कट ऑफ पार कर सकता है अगर उसने प्रैक्टिस अच्छी खासी की होगी। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने देखा कि तैयारी में समय देना एक बहुत ज़रूरी बात तो है ही, गहराई से पढ़ना एक बहुत ज़रूरी बात तो है ही, लेकिन प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी बात है। यस सर, यस सर। अब एक बात आती है ऑप्शनल की। आपने ऑप्शनल क्या लिया था और उसकी तैयारी आपने कैसे की थी, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? सर अब तो ऑप्शनल का रोल खत्म हो चुका है यूपीपीसीएस से, पर कुछ अभ्यर्थी हैं जो यूपीएससी भी दे रहे होंगे। तो मैंने ऑप्शनल लिया था अपना सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी से सर मुझे जितने भी मैंने मेंस दिए हैं मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। उसका लेने का रीज़न था कि मुझे समाज के विषयों में रुचि भी थी और मुझे समाजशास्त्र को लिखने में भी रुचि आती थी कि मैं उसको लिख भी अच्छे से पाती थी, एग्जाम्पल या फिर कोई एक्ट कोट करके या फिर कोई इंडेक्स कोट करके। तो ये रीज़न था। और मार्केट में भी सर बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल अवेलेबल हैं, तो जब ये चूँकि प्रतिस्पर्धा है एग्ज़ाम में, तो आप बेस्ट सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है, आपको ऐसा चूज़ करना जिससे आपसे बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। तो मैंने एक एंगल ये भी रखा था कि मुझे इससे रिजल्ट भी अच्छे मिल जाएंगे। तो अभी आपने जैसे कि नई जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि सिलेबस बदल चुका है, पाठ्यक्रम में बदलाव ये हुआ कि ऑप्शनल अब नहीं है और 2 नए सब्जेक्ट आए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं यूपी स्पेशल से। यस सर। तो उस मामले में आपकी क्या राय है विद्यार्थियों को, आप क्या अपनी तरफ से उसमें देखती हैं और क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहूँगी कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको देखती हूँ, क्योंकि पीटी में यूपी पीसीएस का सिलेबस में आप देखेंगे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं पहले से ही, चाहे वो क्लाइमेट से आ जाएं या फिर एग्रीकल्चर किसी भी चीज़ सब्जेक्ट से। सर अब आप पीटी में जो पढ़ रहे हैं वो आपको मेंस में ही लिखना है, तो अब आप उसको और थॉरली पढ़ लीजिए, पीटी निकलने के चांस बढ़ जाएंगे और मेंस निकलने के चांस और बढ़ जाएंगे। तो ये एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये भी है कि इससे आप यूपी के बारे में समझ बढ़ेगी तो इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगा। तो ये जो बदलाव आप किस तरह से देखती हैं, कंपटीशन को बढ़ाएगा या कंपटीशन को और बेहतर करेगा? सर कंपटीशन को और बेहतर कर देगा, और इससे क्या है, यूपी में काम करना है तो आपको यूपी के बारे में जानना तो चाहिए ही। तो ये जो बदलाव है ये बहुत ही एक सकारात्मक स्टेप है आयोग का। बिल्कुल। एक और सवाल है, बहुत लोग पूछते हैं कि पढ़ाई करने का तरीका क्या हो, अकेले में खुद को कैद कर लें, अकेले में पढ़ाई करें, या तो ग्रुप स्टडी भी करें, या किस प्रकार से करें? सर मैं भी इस क्वेश्चन से गुजरी हूँ, तो मुझे लगता था पहले कि ग्रुप स्टडी से डिस्ट्रैक्शन होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है, तो मैंने भी अपने तैयारी के कुछ सालों तक खुद को कैद कर लिया था। पर मुझे लगा कि इससे ना मेरी व्यवहारिकता कम हो रही थी, और समाज में आपको काम करना है, प्रशासन में, तो आपको 4 लोगों से घिर के काम करना है। ग्रुप स्टडी का सर फिर मैंने उसको स्विच किया ग्रुप स्टडी पे। मैंने कुछ लोगों को बनाया, 2-3 मेरे दोस्त थे, और वो उनसे हम जुड़ करके आंसर राइटिंग करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, कभी इंडेक्स का टॉपिक डिस्कस कर लिया, कभी रिपोर्ट्स कौन कौन सी आई हैं वो डिस्कस किया, कभी स्टैच्यूटरी कमीशन बताइए, कभी कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी क्या है। तो ऐसे करके सर बहुत चीज़ें डिस्कस हो गई। ग्रुप स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मैं 2-3 प्रिकॉशन हैं।
पहला तो कि आप किसके साथ ग्रुप बना रहे हो, क्या वो आपके मेंटल लेवल का या फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल। क्या फिर आप ग्रुप में फ़ोन करते हो या फिर ऑनलाइन आप डिस्कशन कर रहे हो, उसमें फिर आप किसी और ही लेवल पर डिस्कशन करते हो, एक्चुअल टॉपिक भूल जाते हो। टाइम कॉस्ट बेनिफिट। एंड सेकेंड थिंग कि आपका जो ग्रुप स्टडी का होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अलग लेवल पर ही उसको डिस्कस कर रहे हो, टू द स्पेसिफिक रखें। और पूरा दिन ग्रुप स्टडी में कुछ लोग लगा देते हैं, लाइब्रेरी पहुंच गए 5-6 लोगों के साथ बैठ के ग्रुप स्टडी करें, वो भी बेनिफिट नहीं है। आप अगर दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 से 2 घंटा ही ग्रुप स्टडी रखिए। उसके बाद सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करें अलॉन्ग विद ग्रुप स्टडी। इससे क्या है कि आप एक जो बच्चे क्या होते हैं अकेले में तैयारी करते हैं, कुंठा से भर जाते हैं, कभी कभी अवसाद आ जाता है। जब आप आपस में अपने पीयर ग्रुप में डिस्कस करते हो, चीज़ें याद भी हो जाती हैं और थोड़ा आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। एक और सवाल विद्यार्थियों को रहा है जो उन्हें बहुत ही असमंजस में डाल देता है, वो ये रहा है कि जैसे वो जब पढ़ाई करने बैठते हैं, किसी एक खास सब्जेक्ट से उनका बड़ा खास लगाव हो जाता है, फिर बाकी सब पे वो ध्यान कम देते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट पढ़ने के बाद वो एनवायरनमेंटलिस्ट बन जाते हैं। या पॉलिटी पढ़ने के बाद वो राजनीति को बेहतर करने की दिशा में लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता हो रहे हैं। तो ये एक उनके अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इस बात को किस तरह से हम ध्यान में रखें कि हम कहीं भटक तो नहीं रहे तैयारी के दौरान? सर, इसको ध्यान में रखने के लिए आप बस वही आप देखिए आपके पास कितना टाइम है और कब आपका पीटी है। अगर आपने 12 से स्टार्ट कर दिया पढ़ना तो आपके पास 5 साल कम से कम होंगे, तो आप फिर नो डाउट फिर भटकना चालू हो जाएगा। और अगर आपके पास आपको लक्ष्य है कि मेरा पीटी 40 दिन के अंदर है, तो आप फिर इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं बनोगे। फिर आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट के इस सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं और मुझे एनी हाउ विद इन 1 और 2 डेज इसको ख़त्म करना है, तो आप इधर उधर नहीं भटकेंगे। और दूसरा है कि कभी कभी कुछ ऐसे ग्रुप में फंस जाते हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी बातें होती हैं तो हम सोचते हैं क्यों ना हम भी व्यंग मार दें। बट आपको हर समय ये समझना है कि बिफोर मतलब सिलेक्शन हो या ना हो अलग बात है, सिलेक्शन के पहले भी आपको ये समझना है कि आप एक अधिकारी हैं, और एक अधिकारी के माइंडसेट से सोचिए जिसके पास इतना सारा वर्कलोड करने को है और आप भटक कैसे सकते हैं। आपको एकदम टू द पॉइंट रहना है, बी स्पेसिफिक एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट, न्यूट्रल एकदम बैलेंस रखिए कि कितना बोलना है कितना नहीं बोलना। वो सब 1.5 साल की तैयारी में जो आप करेंगे, ये बाद में करने की चीज़ नहीं है। जिस दिन से आपने सोचा कि आपको सिविल्स निकालना है या फिर इस फील्ड में आना है, आप उस दिन से अपने को अधिकारी मान के ही ट्रीट करिए। आप टाइम मैनेजमेंट है, बैलेंस बनाना है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना, आप सारे गुण अपने आप सीखते जाएंगे। मतलब कि तैयारी के दौरान ही आप मान के चलिए कि आप अधिकारी हैं, और एक अधिकारी को किस तरह से बातें कहनी चाहिए, किस तरह से निर्णय लेने चाहिए, उसी तरह से आपको इस तैयारी में अपने लिए निर्णय लेने होंगे, यानी कि अनुशासित रहना होगा। अब बात आती है इंटरव्यू की। यस सर। इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की? सर, इंटरव्यू बहुत ही अच्छा स्टेज होता है प्री मेंस में, जिसमें आप प्री और मेंस में तो आप टाइम से भाग रहे होते हैं, टाइम कम होता है दोनों पेपर्स में, तो आप ऐसे ही जाते हो। इंटरव्यू एक बहुत ही फॉर्मल सा कम्युनिकेशन चैनल है जिसमें आप जाते हैं और आपको बहुत ही रिस्पेक्ट से बिठाया जाता है, आइए बैठिए, और आप उनसे ऐसे बात करते हैं। इतने रिटायर्ड लोग होते हैं और इतने ही अनुभव वाले होते हैं, उनके सामने आप 20, 21, 22 साल में जाते हैं। हाँ, मॉक में या फिर एक्चुअल में। अच्छा। और इसका सर तैयारी करने का अगर हम कहें तो मैंने तैयारी की थी सर, इसके लिए मॉक मैंने दिए थे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और ऑफलाइन में मैंने दृष्टि IAS में भी मॉक दिया था, और ऑनलाइन भी मैंने कई सारी कोचिंग्स हैं उनमें ऑनलाइन भी एकेडमी से ही मैंने मॉक दिया था। पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था, फिर तैयारी कैसे हुई इस पर ये भी बताइए। हाँ सर, मेरा बोर्ड था सबिता मैम का, बहुत ही अच्छा बोर्ड था, और बोर्ड में कुल 4 मेंबर थे और मैम को मिला करके। तो मेरा इंटरव्यू लगभग आधे घंटे चला था। मेरे इंटरव्यू में जो कोर टॉपिक पूछे गए थे वो विमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेरी जो करंट की जॉब है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर कुछ क्वेश्चन हिमाचल से भी थे क्योंकि मैं 15 महीने वहाँ रह चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चन थे सिचुएशनल बेसिस पे कि आपको SDM बना देते हैं तो आप कैसे करोगे, इनोवेशन, और कुछ आपके आइडियल कौन है इसमें, इस तरह से क्वेश्चन थे। बट ओवरऑल मेरे लिए सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल था मेरे लिए, और मतलब मुझे फील नहीं हुआ कि कोई भी डर, कोई भी शंका, कुछ नहीं। बहुत ही आराम से बात की, ऐसा लग रहा था कि किसी फैमिली मेंबर से बात हो रही है। जैसे आपने बताया अभी कि वो मॉक आपने काफ़ी दिए थे, तो मॉक हेल्पफुल रहे? सर बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि मॉक में आपको
वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करना वो सिखा दिया जाता है कि आपको हैंड मूवमेंट नहीं करनी है, आपको शिवरिंग नहीं करनी है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, और ये सब एक अधिकारी के लहजे में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सिखा देते हैं। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन खोजते हैं। जब आप किसी से बात करते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आपकी पर्सनालिटी से पूछा जा सकता है, जैसे आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका रोल नंबर क्या है, तो आप इससे पैनिक नहीं करते हैं। तो पहले से ये प्रिपरेशन हो जाती है आपकी। जब मेन मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाते हैं अपना इंटरव्यू का, तो बहुत ही काम, चिल और कॉन्फिडेंट होके जाते हैं। कोई ऐसी सलाह मॉक के टाइम पे आपको मिली थी जो आपको काम आई जब आप रियल में इंटरव्यू देने गई? दृष्टि IAS से मैंने इंटरव्यू दिया था, तो सर ने मुझे कहा था कि आपका इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा है। आई कांटेक्ट का मुझसे बोला था थोड़ा कि फाइनल में बना करके रखिएगा, इससे आपका लगता है कि हाँ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो वो मैंने किया था। वो मैम ने अप्रिशिएट किया था मुझे 1-2 क्वेश्चंस पे। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट में बहुत इम्पैक्टफुल मैंने आंसर उनको बताया, तो उन्हें ये आई कांटेक्ट की वजह से उनको लगा कि हाँ बहुत ही जेन्युइन तरीके से कह रही है, तो ये बेनिफिट मिला था मुझे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कब से तैयारी कर देनी चाहिए इंटरव्यू की, या मेंस में जब मेंस का रिजल्ट आ जाए, जब नाम आ जाए कि इंटरव्यू आपको देना है तब से, या कोई एक खास तरीका अपनाना चाहिए अपने व्यक्तित्व को एक बेहतर बनाने की दिशा में? सर मैंने पहले ही कहा कि इंटरव्यू तब से शुरू हो जाता है जब से आप इस सर्विस में आने का सोचते हैं। ये तो हुआ कि आप अपने को कैसे ढाल रहे हैं धीरे 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 धीरे। फिर जब आपका एक्चुअल आता है कि अब आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, उस समय आपको क्या करना चाहिए? एक तो मैंने कहा मॉक ज्वाइन कर लो, लेकिन उसमें भी आपको सतर्कता रखनी। फिर यहाँ इंटेलिजेंट खेलना है, स्मार्ट प्ले, कि आपको ऐसा नहीं कि सबकी एडवाइस मानने लगे और 15 दिन के अंदर अपनी पर्सनालिटी सुधारें, ऐसा नहीं हो सकता। आप चुनें कि आप किन की राय मान रहे हैं और आपको क्या बेस्ट है। एक तो मॉक से ये हेल्प मिल जाएगा। दूसरा सर, इंटरव्यू के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंट बहुत रहना है, एकदम अपने ऊपर शक नहीं करना। आपको मेंस के बाद सोच लेना है कि इससे आप तैयारी कर, जब मेंस का रिजल्ट आ जाए उसके बाद से आप अपने को आईने में देख सकते हैं, 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं। पीयर लर्निंग में आप किसी से कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि कुछ क्वेश्चन पूछिए, मैं कैसा आंसर देता हूँ। तो जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो आप उसके बाद थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितना टाइम बच रहा है। कभी जैसे UP PCS में है, इस बार 1 महीने का टाइम था, तो आप आराम से कर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ 7 दिन का टाइम रहता है, तो आप फिर तुरंत आपको फ़ौरन लगना पड़ता है आपकी कुछ पर्सनालिटी, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रेसिंग सेंस, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, इन सब पे भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी पिछले कुछ सालों में स्पेशली हम देखते हैं कोरोना के टाइम से तैयारी करने के तरीके में परिवर्तन आया। मुख्य परिवर्तन ये था कि क्लासेस पहले ऑफलाइन अधिकतर हो रही थी, कुछ जगह ही ऑनलाइन क्लास थी। अब लगभग जितनी ऑफलाइन क्लासेस हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, अलग अलग जगह पे। तो किसी तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर रहेगा? अगर उसे क्लास करनी है तो क्या क्लास करना बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा तो किन शर्तों पर रहेगा? प्लस हम अगर यह देखें कि कौन सा प्लेटफॉर्म उसके लिए सही है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ये फिर से डिपेंड करता है कि वो अभ्यर्थी क्या चाह रहा है। मार्केट में बहुत, अगर उसके पास टाइम कम है, आने जाने में असुविधा है, दिल्ली में नहीं है, या फिर कुछ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऑफलाइन की सुविधा है, तो वहाँ पे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन के लिए ले सकते हैं। अगर आप आ सकते हैं कोचिंग में, आपको लगता है कि कोचिंग में 2 घंटे 3 घंटे आना आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हाइब्रिड अप्रोच अपना सकते हैं, कुछ चीज़ें आपने क्लास में आकर के पढ़ ली, कुछ चीज़ें आपने ऑनलाइन पढ़ ली। तो ऐसा कोई सर सेग्रीगेट नहीं है, बस ये है कि जहाँ से आपको बेनिफिट हो, जहाँ से आपकी रैंक आ जाए, बस आप वो करें। और आपको ये अपने आप ऊपर काम करके समझ में आएगा कि आप किस चीज़ में बेटर हो। और एक चीज़ और कि कोविड के बाद से जैसे ये डिजिटलाइजेशन हुआ है, ये कहीं ना कहीं सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में एक बहुत ही अच्छा हुआ। जैसे गांव में है तो आप कोचिंग गांव में नहीं जा सकती, और ना ही गांव के बच्चे, सारे गांव के बच्चे कोचिंग में आ सकते हैं। तो इससे क्या बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो रही, गांव से बहुत बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और छोटे छोटे मतलब यूट्यूब चैनल से देख करके दृष्टि IAS बहुत बहुत हेल्पफुल। और इसने कोचिंग ने तो इतना एक्सपेंशन किया है, एक अलग चैनल बना करके, बहुत ही नो डाउट मैंने देखा उसकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों में दबाव रहता है कि हम YouTube चैनल खोलते हैं कोई और पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर कुछ शॉर्ट्स वगैरह पे ही ध्यान चला जाता है, फिर उसे ही स्क्रॉल करते रह जाते हैं, उसी में टाइम लग जाता है। तो उससे मन को कैसे बचा के रखें? सर ये मन बहुत चंचल होता है, अगर इसको बचाएंगे नहीं तो फिर ये आपको खा जाएगा।
तो मन की चंचलता को दूर करने के लिए है कि आपका टारगेट फिक्स है कि आपको एक दिन में इतना करना है। अब मन की चंचलता को भी आप नहीं रोक सकते हैं, तो बेहतर है कि 1-2 घंटा मन को दे दीजिए, लेकिन बस उतना ही दीजिए। फिर ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा बैठे 4 घंटा रील देख रहे हैं, नहीं। आप अगर डिसाइड किए कि आप लंच करेंगे, फिर 15 मिनट आप रील देखेंगे, देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर 15 के बजाय फिर वो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, आँखों का दर्द, हेडेक, ये सब नहीं होना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि 5-6 घंटा या 7 घंटा आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है। आपका अगर वो टू डू लिस्ट चेक हो गया है कि हाँ कंप्लीट, फिर आप रील देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रील देखने लग गए और आपकी टू डू लिस्ट एक के बाद वो कंप्लीट ही नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि लोग देखें तो ये कहे कि अच्छा ये तैयारी के साथ मनोरंजन नहीं कर रहा है, हाँ, मनोरंजन के साथ तैयारी कर रहा है। और ऐसा नहीं कि रील देखना बुरी बात है, बुरी नहीं है, बस तब तक है जब तक वो लिमिटेड हो। 15 मिनट 10 मिनट आप देख सकते हैं, मनोरंजन हो जाए, मन आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए, जिससे तैयारी भी उबाऊ नहीं लगेगी और आप टच में रहेंगे कि आसपास में कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग जा रही है, क्या हो रहा है, तो आप सोशल मीडिया और कनेक्ट रहेंगे। लेकिन ऐसा हावी नहीं होनी चाहिए। फिर वही आ गई कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड है कि नहीं है, चिड़िया की आंख वाली हाँ, बात। चिड़िया की आंख वाली बात। एक एस्पिरेंट के तौर पर आप अपने इस पूरे एक्सपीरियंस की जर्नी में किस तरह से देखती हैं कि आप में क्या क्या खूबियां थीं और क्या क्या खामियां थीं? हालांकि अब आप सफल हो चुकी हैं, एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया है, तो जाहिर सी बात है अपनी खामियों को आपने दूर भी कर लिया होगा। लेकिन वो क्या क्या थी जो आपने इस दौरान आपने देखी कि मुझ में ये खूबी और ये खामी है? सर, तैयारी के जब शुरू किया था तो मुझे लगता कई खामियां ही थी कि सब कुछ पढ़ लेना, जो भी मिला जिसने भी कह दिया उसकी सुन लेना कि ये सही है ये गलत है, अपने आप से नहीं करना। और खामी की सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि हाँ जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। ये सारी खामियां थी स्टार्टिंग में। और अगर गुण कहें उस टाइम मेरी खूबियाँ क्या थी या मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, तो मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि मुझे मेरे अंदर बहुत ही वो पैशन था कि हाँ मुझे करना है और भले ही लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं करूँगी। दूसरा था कि हाँ परसिवरेंस था। 4 बार मैंने अटेम्प्ट दिया है, प्री हर बार क्वालिफाई हुआ, लेकिन मेंस नहीं हो पाया, कभी इंटरव्यू फाइनल नहीं हो पाया। मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सेलेक्ट हुई, वहाँ के चैलेंजेस था, बट ये था कि हाँ मुझे करना है और अभी और आगे जाना है। तो परसिवरेंस था जो मुझे यहाँ तक लेकर के आया है। चूंकि एक लंबी प्रक्रिया थी, इतने समय तक आपने इतने अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट, उसके बाद फिर जिस अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होता है वो भी अपनी एक लंबी प्रक्रिया है, प्रारंभिक मुख्य इंटरव्यू, फिर उसका रिजल्ट। तो इस दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि निराशा आप पे हावी हुई हो? सर कभी नहीं सर, हर तीसरे दिन लगता था कि नहीं हो पाएगा हमसे, और ऐसा लगता था कि ये फील्ड हमारे लिए बनी नहीं है। रीज़न था कि हम उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, सीतापुर जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, आपकी फैमिली में कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है नहीं, ना आपके इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। तो हर तीसरे दिन चौथे दिन फील होता था कि मैं नहीं हूँ। लेकिन सर उसका मैंने निदान तुरंत निकाला था कि हर दिन टू डू लिस्ट ज़रूर बनाते थे कि मुझे आज इतना करना है। जब उस करने में बिज़ी रहते थे तो वो बहुत कम आ पाता था, आता था तो 5 मिनट 10 मिनट, और अगर आ भी जाता था तो सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो दृष्टि का चैनल है, ये बहुत सारे टॉपर स्टाक हैं तो उनको देख लिया, या फिर कोई दिव्य कीर्ति सर के चुटकुले वाले अंदाज में जो आप पे तंज कसते हैं कि आप कैसे सुधर जाएं, या फिर सार्काज्म वाले, वो देख लिया तो थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ आप भी कर सकते हो। कोई बहुत ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया का प्रेशर आपके ऊपर है, रिलैक्स रहिए, पढ़ते रहिए, हो जाएगा। जैसे मनोरंजन वाली बात अभी हो रही थी और ये अभी बात फिर रिलैक्स रह के तैयारी करनी है, तो इसी मामले में जैसे कि जो शॉर्ट्स देखने वाली आदत पड़ी हुई है उसको भी सही डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे दृष्टि IAS शॉर्ट्स नाम का एक चैनल आता है जहाँ पे हर 1 मिनट है कीमती थीम से 1-1 मिनट के वीडियो आते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, देखने में मज़ा भी आता है और वो स्क्रॉलिंग काम भी आती है। यस सर। अब आगे एक सवाल आता है कि इस पूरी तैयारी के दौरान कभी कभी आपको लगा होगा तैयारी छोड़ देते हैं, तो ऐसा कभी लगा तैयारी अब छोड़ देते हैं या कुछ और देखते हैं, कोई प्लान बी देख लेते हैं, कुछ ऐसा था? सर कई बार लगा, मैंने तो कई बार एकदम क्विट कर दिया, कई बार मैंने क्विट किया है, ऐसा लगा कि छोड़ दिया अब नहीं हो पाया। जब जब मेंस फेल हुए या फिर जब जब मेरा फाइनल से रुका, तब तब हर बार मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से, बहुत कर लिया, इतना तो किया, इतने तरीके से किया, फिर भी नहीं हो रहा है। पर इसमें सर मेरी फैमिली काम आई, मम्मी स्पेशली, उन्होंने कई बार समझाया, और सर मेरे फ्रेंड हैं मधुर जी, उन्होंने मुझे काफ़ी उसमें समझाया कि हाँ हो जाएगा। और इसका मोटिव, इसका जो उसे क्विट करने का है ना, तो क्विट जब भी करने का मेरे पास आया ऑप्शन या दिमाग में भी आया, तो मैंने एक चीज़ ज़रूर सोची कि क्यों मैंने स्टार्ट किया था।
और अगर मैंने स्टार्ट किया और 2 साल के बाद हम क्विट कर रहे हैं तो मेरा जो टाइम इज़ मनी एंड वो मैंने इन्वेस्ट किया 2 साल, वो बर्बाद हो रहा है। तो मतलब मैंने कुछ नहीं हासिल कर लिया। तो देखते जाते हैं। और प्लान बी का सर ऑप्शन मेरे पास था, मतलब दिमाग में सर सोचा ज़रूर था, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं सोचा था, लेकिन मेरा प्लान भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड था कि सिविल से ही रिलेटेड था। तो वही रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एज अ प्लान बी ही था। और दूसरा अगर हम प्लान बी की बात करें तो सर मैंने मास्टर्स भी किया है सोशियो में इग्नू से। फिर तो मैंने नेट JRF भी दिया था, बट उसमें मैंने किया नहीं, फॉर्म भरा था कि अगर कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट उधर ट्राई कर लेंगे, लेकिन रहेंगे इधर ही फील्ड में कहीं ना कहीं। एक सवाल आता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जहाँ पे मोटिवेशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, उस दौरान आपको मोटिवेशन मिला भी, बाहर से ही मिला, कुछ आपका अपना सेल्फ मोटिवेशन रहा होगा, उसमें हॉबी का क्या योगदान रहा? सर बहुत ज़्यादा योगदान रहता है सेल्फ मोटिवेशन में हॉबी का। एक तो हॉबी एंजाइटी रिलीज़ कर देती है आपकी। आप जितनी देर आप हॉबी अपनी ट्राई कर रहे होते हो उतनी बार आप भूल जाते हो कि आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो, प्री मेंस इंटरव्यू चक्रव्यूह सब भूल जाते हैं। मेरी हॉबी सर पोएट्री रही है, हिंदी पोएट्री, और पढ़ना भी मुझे पसंद है, मुझे खुद से लिखना भी पसंद है, और कहीं भी अगर ऐसा कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म मिलता है तो वहाँ सर मुझे सुनाना भी पसंद है। और ट्रैवलिंग रही है, तो हम छोटे छोटे ट्रिप्स मारते थे, 1-2 दिन के, चिल कर दिया। इसके साथ सर मुझे कुकिंग भी पसंद है, तो अगर कभी कुछ भी या टेस्ट सीरीज में मार्क्स कमाते थे, नंबर कमाते थे, तो मैं किचन में जा करके बस कुछ ना कुछ पकाने लगती थी, कुछ अच्छा सा। अपनी फ्रेंड्स को बुलाते थे कि आओ चलो कुछ खाते हैं, तो उतना 4-5 घंटे रिलैक्स हो जाता था, फिर से कहते थे आप पढ़ लेंगे, इस बार बन जाएंगे फिर से। अरे वाह। तो यहाँ पे आपने भी बात की थी कि आपको पोएट्री पढ़ना, लिखना और सुनाना तीनों चीज़ें पसंद है, तो आपको सुनाना चाहेंगे? सर रस्म रथी की पोएट्री है जो मैंने मतलब उसको लिख के स्टिकी नोट पे आगे चिपका लिया था, और वो कहीं ना कहीं मैं सुनाऊंगी, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। सर उसका वो ऐसे है, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं कुछ किस ओर चली, और ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना कोल किनारा है, और ले लील भरे या धार, मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। थैंक यू सर। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। आप अपनी तरफ से विद्यार्थियों को कोई सलाह देना चाहेंगे, अंतिम सलाह जो हो आपकी तरफ से हो? सर मेरी विद्यार्थियों के लिए ये सलाह है कि अपना मतलब कॉन्फिडेंस अपने पे बनाए रखें, और कभी भी मतलब हार नहीं माननी है। ये परीक्षा आपके कॉन्फिडेंस की ही है। प्री मेंस इंटरव्यू ये तो सब दिखावा है बाहरी दुनिया का, असली कॉन्फिडेंस आपका चेक होता है कि आप अधिकारी हैं या नहीं हैं। आप किसी भी स्टेप पे गिव अप मत करिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर सर मैं गिव अप करके जब घर सामान पैक करके वापस गई थी, तो अगर दोबारा नहीं आते सर हम, तो शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो अभ्यर्थियों से सलाह है कि पढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और मोटिवेशन के लिए जो जैसे सर लोग हैं, आपके गाइडेंस, आपके कोई मेंटर होंगे, उनसे आप कांटेक्ट बनाए रखिए। ऐसी अलग दुनिया में मत रहिए जहाँ पे कोई आपको हेल्प करने के लिए ना हो। उसके लिए कई चैनल्स हैं, जैसे दृष्टि आईएएस का चैनल है, विकास देवी कीर्ति सर के तो इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वो सब्जेक्ट वाइज भी किसी भी सब्जेक्ट को इतना अच्छे से बताते हैं कि आप उसको सुन लोगे ना, फिर आपको लगेगा अरे मैं तो अभी कर सकता हूँ, अभी मेरा कोई एग्जाम ले ले, मैं क्लियर कर जाऊँ। बिल्कुल। तो ऐसा आप बना के रखिए कि एक मतलब अपने, और चिल करिए, मतलब बैलेंस रखिए। ऐसा नहीं कि आप 18 घंटे, ये सब फेक बात है। 18 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, और जो कहता है वो झूठ कहता है। 8 घंटे से ज़्यादा आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो आप कम पढ़िए, और मतलब उसी को बार बार पढ़िए, और रिलैक्स रह के पढ़िए, भगवान का नाम लो, पढ़ाई करो, हो जाएगा। अमीर कजलबाश का एक शेर याद आ गया मुझे, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। जिस तरह से आप निकल कर आई हैं, उसी तरह से उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, वह भी इसी तरह से निखर कर सामने आएंगे और एक दिन अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी जरूर सुनाएंगे। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। दृष्टि परिवार और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।